ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कल वोटिंग संपन्न जो है वो हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 65.11% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 61.44% ही वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव के मुकाबले 3.67% ज़्यादा वोटिंग किसके पक्ष में हुई है, ये तो 23 जो नवंबर है तभी साफ हो पाएगा। अब जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चलेगा कि आखिर जो जनता है उसने किसे चुना है, किसे पसंद किया है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान जो हैं उन रुझानों ने दोनों गठबंधनों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि मुकाबला कांटे का दिख रहा है। बहुमत के आंकड़े को लेकर दोनों गठबंधन निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ रिजल्ट से पहले ही एमवीए में सीएम पद को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जिस पर संजय राउत ने चुटकी ली है और पलटवार किया है और कहा है कि अगर नाना पटोले कांग्रेस का चेहरा हैं तो राहुल गांधी इसकी घोषणा करें। मुख्यमंत्री पद पर फैसला रिजल्ट के बाद मीटिंग में होगा। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने क्या बयान दिया है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। तो रिजल्ट आने से पहले ही, चुनावों का रिजल्ट आने से पहले ही एक तरह से सरफटव्वल शुरू हो गया है। मेरे साथ इस चर्चा के लिए नए मेहमान जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। समीर चौगांवकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ख़ासतौर से महाराष्ट्र को लेकर बड़ी ही पैनी नज़र रहती हैं उनकी। वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय द्विवेदी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हैं। अभिषेक, क्या लगता है, अभी तो फैसला कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जो एग्जिट पोल है बड़े क्लोज हैं, तो ऐसे में अभी से ही शुरू। बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना एग्जिट पोल जो है, जाहिर सी बात है एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाया है। पिछले कई चुनाव में देखा हमने, तो एग्जैक्ट पोल एक बात भी सच कि नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव देखिए हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर जो रुझान आए हैं और जिस तरीके से जो पब्लिक का जो मूड है, वह जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं साइलेंट वोटर्स जो होते हैं, इस बार साइलेंट वोटर इतने बड़े पैमाने पर निकले हैं, जो यानी कह सकते हैं कोई कि आखिरकार कौन जीतने वाला है। और जिस तरीके से बाजी, अगर देखिए कोई भी जीतेगा तो कुछ ही मार्जिन से जीतने वाला है, यह बात भी साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। आपको पार्टी के हिसाब से बात करें, पार्टी को सिंगल तो किसी को बहुमत मिलने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, वह भी अगर सरकार में जो भी आएगा तो वह कुछ ही मार्जिन से आगे आने वाला, आगे पीछे उसमें कहीं पर भी बहुत ज्यादा मार्जिन होने वाली नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जिस तरीके से लोगों का जो मूड देखा गया है, पब्लिक का मूड जिस तरीके से जब वोटिंग हुआ, उसमें साइलेंट वोटर बहुत हमने देखा। साइलेंट वोटर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और वह किसको जिताएंगे यह भविष्य तय करेगा। लेकिन इस बीच आप समझिए कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर भी लगातार दावेदारी शुरू हो गई है। अभी सरकार किसकी आएगी वह तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन अभी लगातार आपस में महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो उसमें ही आपस में खींचतान मचली शुरू हो चुकी है। संजय राउत वर्सेज नाना पटोले देखने को मिल रहा है, यानी शिंदे गुट, माफ कीजिएगा, ठाकरे गुट वर्सेज कांग्रेस। तो कहीं न कहीं अभी ही लोग लग रहा है कि भाई सीएम हमारा ये बनेगा, सीएम मैं बन जाऊंगा। यह तो 23 को तय पाएगा कि आखिरकार 2 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है बहुत ही अलग आने वाला है, साफ समझ में आ रहा है जी। तो अगर हम इसको एक बार दर्शकों के लिए बताना चाहें तो जहाँ तक महाविकास आघाड़ी की बात है, वहाँ 3 हमारे को कैंडिडेट दिखाई देते हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नाना पटोले हैं कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना उद्धव गुट के, अनिल देशमुख हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। और अगर मैं महायुति की बात करूं तो वहाँ जो टॉप कंटेंडर हैं मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस हैं,
उनको पिछली बार जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं बहुत खुश नहीं थे इस मामले को लेकर। कई तरह से, जैसे अमित शाह हैं, उन्होंने सांगली में एक रैली की, उस दौरान भी उन्होंने जो वक्तव्य दिया उससे कुछ संकेत ज़रूर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता चाहती है कि महायुति आए और साथ में देवेंद्र फडणवीस आए, तो एक संकेत उनकी तरफ से आया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं देता। उनका ये कहना है, उनके नेताओं का, कि एकनाथ शिंदे सीएम हैं, वो सीएम रहेंगे। दूसरी तरफ हमने आपको अभी दिखाया कि संजय राउत ने किस तरह से बात की, हमने दिखाया नाना पटोले ने किस तरह से बात की। संजय द्विवेदी, आप कैसे देखते हैं जो नाना पटोले ने कहा? उससे तो साफ है कि कांग्रेस जो है वो मानती है कि वो बिग ब्रदर है, उसी को मिलना चाहिए। अगर जो है महाविकास आघाड़ी जो है अगर वो जीतती है तो वो कांग्रेस जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाई। देखिए राहुल जी, मुझे स्पष्ट एक बात है, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, 65% से ज्यादा वोट महाराष्ट्र जनता ने दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो निकल के आए, उन्होंने 30 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये निश्चित है कि जो वोट पड़ा है, ये मतदान हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ नया चीज दिखाएगा। जो 2.5 साल से जनता परेशान थी, 4 प्रोजेक्ट लेके चले गए बाहर, ये 2.5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी, और जिस तरह से बीजेपी ने गद्दारी की, उसका रिजल्ट पहले तो लोकसभा चुनाव में दिया और उससे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें दिया जनता ने। तो निश्चित हम ये मान रहे हैं कि सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी और अच्छा मार्जिन से बनेगी, जिससे ये तोड़फोड़ ना कर पाए। हमारा सवाल तो यह है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे या कांग्रेस को आप दे देंगे? देखिए राहुल जी, मैं इसके बारे में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। एक बात, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया शिवसेना को, अजीत दादा पवार को अपना मुख्यमंत्री बना के 80 घंटे सरकार रात में बना ली सुबह सुबह। तो महाविकास आघाड़ी गठन हुआ, जिसमें शरद पवार जी हमारे सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, और उनके बेटी पर जो आरोप लग रहे हैं, मैं उसका भी कहूंगा कि किस तरह से आरोप लगाए गए, शाम तक होते होते उन आरोपों का खंडन भी हो गया और वो कैसे जो है वो सही नहीं पाए गए। तो ये जो राजनीतिक मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है इस तरह के आरोप लगाने की, ये बड़ी दूषित है। जिस तरह से नोट चले। साहब, हम बात करें महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, आप जो है दूसरों को कोसने लगे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ राहुल जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उसका भी जवाब दूंगा। मैं वही जवाब ही दे रहा हूँ आपको। हमारी बात का टर्निंग वही है जो आप पूछ रहे हैं हमसे, मैं वही जवाब दे रहा हूं। घुमा के आप पहुंच रहे हैं वहां तक, सीधा पहुंच जाइए। मैं पूरा लेके आ रहा हूँ ना, पूरा बताते हुए आपको ला रहा हूँ ना। 2019 में जब अजीत दादा पवार ने धोखा देके चले गए वहां पे, 80 घंटे के मुख्यमंत्री बन गए, तो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस के शरद पवार जी थे। और लोकसभा चुनाव जिस तरह जीता महाविकास आघाड़ी ने, जिस तरह से हमने वो जीता, देखिए वहां पे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के पास बहुत से नाम थे जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके थे। लेकिन माननीय शरद पवार, कांग्रेस ने माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वो बनना नहीं चाह रहे थे। ये जो आरोप लगते हैं बार बार कि सब मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो शिंदे जी को पहले बना रहे थे, लेकिन वो उनको शरद पवार जी नहीं माने, कांग्रेस नहीं मानी, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, सीधी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, बहुत देर हो गई, मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा। देखिए, आपकी पार्टी ये कहती रही कि चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे जी को अनाउंस कर दीजिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस, आप बोलते रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को लगता है कि वो जो है, क्योंकि लोकसभा में वो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, 13 सीट लेके आए, उनको लगता है उनकी दावेदारी ज्यादा बड़ी है। इसमें राहुल जी दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करते थे 2 से 4% वोट हमारे बढ़ जाते, ये विचार था। लेकिन शरद पवार जी बोले नहीं, इससे तीनों गठबंधनों में दिक्कत आएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नाना पटोले जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? नाना पटोले जी हम तय नहीं करेंगे, माननीय उद्धव ठाकरे बैठ के तय करेंगे, शरद पवार जी कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं उनसे बात करते हैं। वरुण पुरोहित जी, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की जो दावेदारी है वो मुख्यमंत्री पद पर ज्यादा बड़ी है? आप ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, 101 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, आप
लोकसभा चुनाव में आपका सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा सब पार्टियों में। आपको लगता है कि आपकी दावेदारी जो मुख्यमंत्री पद है, जैसे कि नाना पटोले जी ने कहा, बनती है और पुख्ता है? राहुल जी, छोटी सी टिप्पणी एग्जिट पोल पर इस पे देता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एग्जिट पोल को मैं कभी ज्यादा नहीं माना मैंने, और जो है आपने मत प्रतिशत बढ़ने की बात जो अपने दिखाई जा रही है, इसमें युवा मतदाता भी बढ़ जाता है। हर 5 साल में 3 साल में मतदाता लिस्ट बढ़ती है, लोग जुड़ते जाते हैं, उसको भी मैं मानता हूँ। दूसरा, जो परसेंटेज बढ़ी है, इसका मतलब ये था जो मतदाता है उदासीन नहीं रहा। उदासीन नहीं रहने का मतलब है कि जो सरकार थी, प्रेजेंट सरकार, उसके खिलाफ मतदान हुआ है और सरकार कांग्रेस अलायंस की बनने वाली है। अब आपने प्रश्न किया उद्धव ठाकरे जी का, नाना पटोले जी का। देखिए, सब हर पार्टी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो तय करेंगे वो शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी, वरिष्ठ लोग अलग पार्टी के आलाकमान बैठ के तय करेंगे परिणाम आने के बाद में। इसलिए 2019 में जो रीअलाइनमेंट हुआ, वो तो कारण यही था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कारण रीअलाइनमेंट हो गया सारी पार्टियों में। मुख्यमंत्री सीटें अगर उद्धव ठाकरे जी कम भी आती हैं और सारी पार्टियां तय करती हैं कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो बनाया जाएगा। इसमें मैंने, नाना पटोले जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैंने कहा ना, हर पार्टी, एनसीपी का भी कहेगा, उद्धव ठाकरे का भी कहेंगे, वो सब अपने अपने मुख्यमंत्री बनाने की सबकी इच्छा होती है। सबके कार्यकर्ता चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे मंत्री हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे टिकट मिले, तो इसमें बुराई क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन आलाकमान जो पार्टी के होंगे वो बैठ करके तय करेंगे। शरद पवार जी देखिए सबसे वरिष्ठ है, ज्यादातर उनकी महाराष्ट्र में उनका से चलता है सब पार्टियों के ऊपर। समीर जी, मैं समीर जी को लेके आऊंगा। समीर जी, बात करते हैं महायुति की। ज़्यादा सीटें, 149 सीटें बीजेपी लड़ रही है, एकनाथ शिंदे 81 सीटें लड़ रहे हैं, अजीत पवार 59 सीटें लड़ रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी इस बार जो है, पिछली बार जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के कदम पीछे खींच लिए सरकार बनाने के सारे चक्कर में और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, इस बार भी बीजेपी ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए, जब पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था और 40 सीटें लेकर आने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वो परिस्थितियां बहुत अलग थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, शिवसेना टूट रही थी, महायुति की सरकार आ रही थी, तो उस समय समझौता करना जरूरी था पार्टी के लिए। वो एक तात्कालिक जरूरत थी, अल्पकालीन एडजस्टमेंट था, वो भविष्य के लिए भी कुछ होगा ये जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि महायुति की अगर सरकार आती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनने जा रहा है, लगभग 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप 40 सीटें लेकर आओ और आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगर महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप ही के जवाब से एक सवाल उठता है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और सबकी सीटें जो है आसपास हुई और फिर बात हुई कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने या ना बने और अजीत पवार को क्या मिलेगा, तो आपको नहीं लगता ये पूरा बाजी फिर पलट जाएगी? अजीत पवार कहाँ होंगे कह नहीं सकते, एकनाथ शिंदे कहाँ होंगे ये नहीं कह सकते। देखिए, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती कि एकनाथ शिंदे पलट के कहीं जाएंगे। अब वो महायुति का हिस्सा रहेंगे और एक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस बार वो डेप्यूटी भी अगर उन्हें बना दिया जाता तो मुझे से नहीं लगता कि इसके लिए वो कोई विद्रोह करेंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी में उनके लिए कोई बहुत स्पेस बचा नहीं है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे है, वहां पर शरद पवार है, कांग्रेस है, तो महायुति में उनके लिए नहीं होगा। अजीत पवार जरूर वापस लौट के जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार का नैसर्गिक गठबंधन जो रहेगा वो अपने चाचा शरद पवार के साथ या कांग्रेस के साथ हो सकता है। वो यहाँ पर वैसे भी बहुत मिसफिट है, जिसे कहते हैं ना कि एक अलग से पुर्जा जुड़ जाना, तो उनकी स्थिति वैसी है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि अजीत पवार जा सकते हैं। ये सब चुनाव परिणामों के बाद तय होगा 23 तारीख को। देखिए, जहां तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात चल रही है कि नाना पटोले दावा कर रहे हैं, देखिए विदर्भ से आने वाले नाना पटोले कर रहे हैं, तो विदर्भ से आने वाले विजय वट्टीवार जो विपक्षी नेता है वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। वही अगर पृथ्वीराज चौहान तो मुख्यमंत्री रहे, जो कराड़ दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, विपक्ष के नेता वहां पर है, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर है, और अभी बाला साहेब थोराट की भी उम्मीद जिंदा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो बाला साहेब थोराट भी दिल्ली के नेतृत्व के संबंधों का हवाला देकर बनने की कोशिश कर सकते हैं। वर्षा गायकवाड़ ये कह सकती है कि भाई मैं दलित हूं, भली सांसद बन गई हूं तो क्या हो गया, मुझे आप सीएम बना दीजिए, मैं एमएलसी बन जाऊंगी। तो अभी बहुत है कांग्रेस के अंदर, ये सीटों के हिसाब से तय होगा कि कौन कितना मुखर होकर आगे आता है।
अभी ये सब 23 तारीख तक देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनकर आती है। तो आप कह रहे हैं कि महायुति में ज्यादा साफ है कि देवेंद्र फडणवीस बने या मतलब एकनाथ शिंदे बने या और कांग्रेस में ज्यादा या फिर जो है महाविकास आघाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि भाई कांग्रेस में ही 3-4 लोग हैं या बाकी लोग हैं। चलिए कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं वरुण पुरोहित जी वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए अरुण। राहुल जी, मैं कह रहा था कांग्रेस के लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, महायुति में डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, तो डेमोक्रेसी सबकी इच्छा होती है। अनिल विज, अब मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अनिल विज जी और किसने नहीं कर दिया, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, मैं सीनियर हूं, मुझे बनना चाहिए मुख्यमंत्री, पर नहीं बन पाया। वरुण जी एक बात तो आप भी मानेंगे, देखिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है वो कह देते हैं एक बार कह देते हैं वो कि भाई देवेंद्र फडणवीस जो हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपको डेप्यूटी बनाना है, तो वो बन जाते हैं। आपके यहाँ पे जिस तरह का हमने हरियाणा में सर फुटअव्वल देखा है, मतलब वो कहने की बात है कि जीती हुई बाजी ऐसे हारी जाती है। चलिए आगे वरुण जी बताइए। आप तो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार और रिफाइंड वर्ड्स का प्रयोग करते हो, समीर जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, रिफाइंड शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ऐसी व्यवस्था करी, बार बार बोले, फिर नहीं बन पाए। जो आप कह रहे हो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये मिलिशिया फॉर्मेट है इनकी पार्टी का, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है। इसको आप कह दो कि प्रॉब्लम मतलब कैओस आपके यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ कम है। हाँ, कैओस नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी, हर आदमी की इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। मिलिशिया फॉर्मेट में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मार्शल लॉ लागू है वहां तो मोदी जी का, मोदी जी कहते हैं जो ही होगा ये, वहां बोल थोड़ी सकते हैं कुछ भी। मान लो देवेंद्र फडणवीस तो नहीं बनाए हैं, अभी तो लगता ही नहीं मुझे उनकी सरकार आएगी। खैर आप इसको मिलिशिया बोलते हैं, वो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय द्विवेदी जी। देखिए राहुल जी, मैं एक बता दूं आपको, जो भी बात आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्टेट कब्जा करना था। अगर स्टेट कब्जा नहीं कर पाते तो जो गुजरात गए हैं वो कैसे जा पाते? क्या मजबूरी थी? एकनाथ शिंदे जी को आप जो है संभाल नहीं पाए। एकनाथ शिंदे जी पार्टी तोड़ के अलग हो लिए ना, हो जाते हैं फडणवीस भी अगर वहां डिसिप्लिन नहीं होता। राहुल जी टोंकी अहमद, मेरी बात सुन लीजिए पहले। टोंकी अहमद कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अपने प्रदेश से जो प्रोजेक्ट लगने हैं वो दूसरे प्रदेश भेजते? अगर उद्धव ठाकरे होते, कांग्रेस में मुख्यमंत्री होता या शरद पवार जी कोई मुख्यमंत्री, हमारे मायावती मुख्यमंत्री होता, तो क्या बाहर जा पाते? देखिए सबसे बड़ी बात अब देखिए, जो इनको बनाया गया इसीलिए बनाया गया था कि आइए गुलामी करिए देवेंद्र फडणवीस जी की, और दिल्ली नेता गुलामी करिए, और उन्होंने गुलामी की। 2.5 लाख नौकरियां थे। अब तो चुनाव निपट गया, अब इस डिबेट का कोई उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। 2.5 लाख नौकरियां, इसी डिबेट का फर्क पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कहाँ होगा, कौन होगा, इसी डिबेट का फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ धारावी प्रोजेक्ट जिस तरह दिया गया है, सब ताकमान करके, और जो बिजली वाला प्रोजेक्ट दिया गया उनको सब हटा के, सब नियम कानून तोड़ के जो दिया गया वो कैसे दे पाते? अगर समीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। समीर जी की बात। संजय द्विवेदी, आप धारावी के प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप शरद पवार का ट्वीट तो देख लेते हैं कि शरद पवार ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर तो प्रोसेस किसने आगे बढ़ाई थी? वो तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने किया था, और उन्होंने सीधा राहुल गांधी और आपके ऊपर हमला बोला हुआ धारावी के प्रोजेक्ट को लेके। तो पहले आप शरद पवार से पूछ लीजिए कि धारावी का प्रोजेक्ट बनाना है। मुझसे पूछ लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे पूछ लेंगे आप उससे। लेकिन जो 4 प्रोजेक्ट चले गए, 2.5 लाख नौकरियां चली गई, इसे जिम्मेदार कौन है? बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे होते, बाला साहब ठाकरे ने इसी बात पे महाराष्ट्र में आंदोलन कर दिया था। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि इंदिरा गांधी को आप समझ लीजिए शिवसेना बैन करने नौबत आ रही थी, शिवसेना बैन करने जा रही थी वो, अगर वो ना मिले होते तो बाला साहब ठाकरे इंदिरा गांधी से। तो इसलिए 2.5 लाख के आपने रोजगार महाराष्ट्र जनता छीन लिए, और मुख्यमंत्री मौन बनाना, मुख्यमंत्री मौन देख रहा था। क्यों? उसकी मजबूरी थी, वो मुख्यमंत्री बनने आया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर ये ना खून है ना वो है जज्बा, उनको जो महाराष्ट्र है जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा किसी गुलामी करके नहीं करेंगे। हम कांग्रेस में अगर हैं या शरद पवार जी कहते हैं तो हम अपनी नीतियों पे, कांग्रेस अपनी नीतियों पे, शरद पवार जी अपनी नीतियों पे है। वो हमारा आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम इसके तहत महाविकास अघाड़ी हमने बनाई है, और जनता की भलाई के लिए बनाई है, जनता के विकास के लिए बनाई है, जनता को उन्नति देने के लिए बनाई है, और मुझे लाने के लिए बनाई। देखिए सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता सुख भोगने का वक्त आता है तो वो अपना जो है रास्ता तय कर लेते हैं। समीर जी एक इसमें ना थोड़ी सी चीज़ और लेके आते हैं। कुछ सीटें हैं जो कि अगर उस पर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं
उसका इंडिकेशन मिलेगा। वर्ली की सीट मिलिंद देओरा, आदित्य ठाकरे, क्या लगता है आपको? अरे, आदित्य ठाकरे बहुत आराम से जीतेंगे। मिलिंद देवड़ा की कोई चुनौती नहीं है, आदित्य ठाकरे बहुत आराम से जीतेंगे। अगर यही है, मुंबई की एक और सीट की बात करें, वंदरे ईस्ट की सीट है, उस पे जिशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है वरुण सरदेसाई वहां जीतेंगे। जिशान सिद्दीकी तो कांग्रेस के थे। जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी विधान परिषद के चुनाव में, तो उनको टिकट नहीं मिलना था, यह तय था, तो वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो मुझे लगा कि वहां से वरुण सरदेसाई जीतेंगे। जिशान सिद्दीकी जीतने की संभावना मुझे कम लग रही है। भले ही उनके पिता की हत्या हो गई है जिशान सिद्दीकी के, उसका ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि जिशान सिद्दीकी के पक्ष में कोई वोट जा रहा है। वहां वरुण सरदेसाई आराम से जीतेंगे। तो आपको लगता है कि मुंबई की जो 36 सीटें हैं, वहां पे ज्यादा जो आपको असर दिखाई देगा वो शिवसेना का असर दिखाई देगा? नहीं, ऐसा वहां पर देखिए, उद्धव वाला साहब ठाकरे का ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ का बहुत जबरन स्तर पर काम है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ बेनिफिट ये है कि वहां पर उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की ताकत मुंबई में जुड़ रही है। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये है कि वो अकेले पड़ गए। मुंबई में उन्हें ना कांग्रेस बहुत मदद कर सकती है, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। ठीक है कि कुछ मुस्लिम बहुल जो सीटें वहां पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारण बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है मुंबई के अंदर, वो एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र के अंदर बनकर उभरेगा, खासतौर से मुंबई के अंदर। वेस्टर्न महाराष्ट्र, बारामती की सीट, अजीत पवार, योगेंद्र पवार पर, मतलब परिवार में ही एक बार फिर जो है लड़ाई। नहीं, ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले को लीड मिली थी, अजित पवार की पत्नी को। लेकिन अजित पवार बड़े नेता है वहां के, और अजित पवार चुनाव जीतेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जो 1.5 लाख से ज्यादा की उनकी लीड होती थी जीतने की, वो नहीं रहेगी। योगेंद्र पवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दो परिवारों की लड़ाई है, दो पवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जल्दी करूंगा। अजित पवार जीतेंगे। समीर जी, नागपुर साउथ वेस्ट विदर्भ की सीट, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल गुडाडे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस बहुत आराम से वहां जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ठीक है, प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल जो है वो कुणबी समाज से वहां पर आते हैं, उनका भी एक वोट बैंक वहां पर है। देवेंद्र फडणवीस बहुत आराम से जीतेंगे और अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है विदर्भ में फिर अच्छा करेगी बीजेपी? देखिए, विदर्भ में 62 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत नुकसान हुआ था। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी नागपुर और अकोला जीती थी, बाकी सारी हार गई थी। इस बार ओबीसी वोटर कैसा वहां वोटिंग कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, नाना पटोले खुद विदर्भ से आते हैं, तो वहां भी ये चला है कि इस बार नाना भाऊ की सरकार। तो विदर्भ में कुणबी मतदाताओं को और कोंकण में कोपरी कोंकण की सीट आप, एक नाथ शिंदे जीतेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है उधर कोंकण में जो है वो शिवसेना का बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन रहेगा? स्ट्रांग होल्ड है। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, सिंधुदुर्ग, पालघर, ये पूरा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का। एक लातूर की सीट पे और मैं बात करना चाहूंगा। लातूर की सीट बड़ी टिपिकल सीट है, अर्चना पाटिल, शिवराज पाटिल की बेटी, और ये भी है शिवराज पाटिल जिनको कोस के बीजेपी ने, मतलब आपको याद है क्या नहीं क्या था। ये विलास राव जो देशमुख के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ लातूर मध्य से लड़ रही है। वहां पर मुझे लग रहा है विलास राव देशमुख के बेटे वहां से चुनाव जीतेंगे। दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, एक लातूर दक्षिण से, लातूर ग्रामीण से, और एक लातूर दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों बेटे विलास राव को जीतेंगे। लातूर में उनका अच्छा होल्ड है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा, ये अंतिम थोड़ा सा कुछ मिनट हमारे पास हैं। आपको ओवरऑल चुनाव में जो पूरी वोटिंग हुई, आपकी लोगों से बात हुई होगी, किस तरह का माहौल दोनों पार्टियों में, मतलब दोनों गुटों में, महायुति और महाविकास आघाड़ी में, और लोगों में आपको दिखाई देता है? बिल्कुल, एक तो देखिए, लोग मान के चल रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बात का इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, या इसका असर देखिए दोनों तरीके से पड़ेगा। या तो महायुति की सरकार आ जाएगी पूरी तरीके से, या तो महाविकास आघाड़ी सरकार आ सकती है। उसमें कुछ जरूर सीटों को लेकर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जहां तक देखिए लोगों की बात है, लोग जो आम पब्लिक है या जो वोटर है, उन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए कि जो पीवीज की बात की गई है, तमाम चीजें फ्री देने की, उसको लेकर कहीं वोटर उतना खुश दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह कह रहे हैं कि हमको परमानेंट उपाय दीजिए, परमानेंट उपाय योजना करिए कि आखिरकार हमारे साथ नौकरी मिले। कितना दिन फ्री में दें, कभी को सरकार गिरती है, बिगड़ती है, बनती है। बिल्कुल, लोगों को ये लगता है, देखिए दोनों ही जो पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं और वो हैं, उन सब ने बहुत सारी फ्रीबीज की बात की है, महिलाओं को पैसे देने की बात कही है, उन्होंने किसानों का ऋण माफ करने की बात की है। लेकिन क्या होता है चुनाव का में क्या रिजल्ट आता है, 23 तारीख को हमें पता चलेगा। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनावों की महाबहस में
आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है।